स्ट्रक्चरलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी है और कहा जाए तो एक तरीके से बहुत बेसिक और बहुत प्राइमरी भी एक लिटरेरी थ्योरी है। ठीक है, तो लिटरेरी थ्योरी, बाकी सारा लिटरेरी थ्योरी को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, क्योंकि इसी से आगे चल करके बाकी थ्योरीज का उद्भव हुआ है, या डायरेक्ट उद्भव अगर नहीं भी हुआ हो तो इसका एक रेफरेंस पॉइंट आप हमेशा यूज कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर थ्योरीज, द मोर क्रिटिकल थ्योरीज। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा मैं बहुत इस वीडियो में मेन जो बेसिक्स है स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी का, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो टर्म्स है, उसको रिलेटेड जितना भी टर्म्स है, जितना भी बेसिक्स है, जो मतलब है, वो मैं समझाऊंगा। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्स में, या कौन ऑथर ने कितना कितना डिटेल्स काम किया उसमें नहीं जाऊँगा। मैं जस्ट बेसिक एक डिस्कशन करूँगा, जिससे आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे सब कोई को स्ट्रक्चरलिज्म में इंपॉर्टेंट जो बात है वो सारा समझ में आ जाएगा, पूरा चीज़ है क्या वो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जनरली क्या होता है, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये दोनों ऐसा चीज़ है, खास करके लिटरेरी थ्योरी, जिसमें हम लोग को कन्फ्यूजन बहुत रहता है। हम लोग देखते हैं कोई गूगल से पढ़ता है या बुक से पढ़ता है, लेकिन वो चीज़ इतना क्रिटिकल होता है, इतना कन्फ्यूजिंग उसका लैंग्वेज ही होता है कि हम लोग को सही से रिलेट नहीं कर पाते हैं। वही काम मैं आज आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, बहुत ही आसान भाषा में पूरा चीज़ को समझाने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म एक्चुअली है क्या। ये एक 20th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, जो कि हम लोग को यूरोप में देखने को मिला था। पर्टिकुलरली अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो मेनली फ्रांस और रशिया, ये दोनों जगह में सबसे पहले उद्भव हुआ था। बाद में फिर धीरे धीरे पूरा यूरोप में स्प्रेड आउट कर दिया था। ठीक है, और सोशल साइंस का जो क्षेत्र, जो फील्ड था ना, उसमें से स्ट्रक्चरलिज्म वाला आइडिया सबसे पहले निकला था। ठीक है, अब स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड कुछ जो नाम है, कुछ प्रवक्ताएं जो इनके हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, जो अपना थ्योरी दिया है, अपना मत दिया है, ठीक है, अपना हिसाब से वो लोग बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। है तो काफ़ी सारे, बट उनमें से कुछ प्रोमिनेंट 4 आदमी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पहले फर्डिनांड दे सोशोर। ठीक है, ये रिलेटेड है लिंग्विस्टिक्स से। ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स से। ठीक है, और कहा जाए तो एक्चुअली सोशोर ही वो पहले आदमी है जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स में स्ट्रक्चरलिज्म का अप्लाई किया, और उन्हीं का थियोरी को या उन्हीं का वर्क से इंस्पायर्ड होकर बाकी और जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने अपना अपना निजी फील्ड में, निजी क्षेत्र में इस थियोरी का अप्लाई किया और स्ट्रक्चरलिज्म को एक ऑल परवेसिव थ्योरी बनाने में मदद किया। तो एक तरीके से उनको, सोशोर को एक पाथफाइंडर की तरह से हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चरलिज्म जहां तक कंसर्न है। ओके, तो फर्डिनांड दे सोशोर। ठीक है, इसके बाद है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, ये एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी सोशोर का आइडियाज को ही थोड़ा सा इंस्पायर होकर वो अपना स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया एंथ्रोपोलॉजी का फील्ड में लगाए थे। फिर आता है हम लोग का रोला बार्थ। ये एक्चुअली देखा जाए तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्षेत्र में इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया था, और जैक लकान, इन्होंने साइको एनालिसिस का क्षेत्र में स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया या स्ट्रक्चरलिस्ट कंसेप्ट का प्रयोग किया था। जैक लकान, हम लोग फिर से साइको एनालिसिस नाम का एक और लिटरेरी थ्योरी है, वो जब हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे तब जैक लकान का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। सिगमंड फ्रॉइड तो सबसे बड़े मतलब कि किरदार है वहाँ पे, उन्हीं का साथ साथ जैक लकान का भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो 4 नाम आप लोग देख रहे हैं, एक सोशोर, लेवी-स्ट्रॉस, रोला बार्थ और जैक लकान, ये चारों सबसे प्रोमिनेंट आदमी है जो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया का प्रचार प्रसार किया था। ओके, अब नेक्स्ट जो बुक आता है सोशोर का, ये बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। सोशोर ने 1916 में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, इस किताब में जो भी लिंग्विस्टिक उनका विचारधारा था, स्ट्रक्चरलिज्म का पहला प्रयोग जो उन्होंने लिंग्विस्टिक में करके दिखाया था, ठीक है, और इसको पॉपुलराइज किया था, तो इस बुक को एक तरीके से हम लोग कॉर्नर स्टोन या एकदम बेसिक नींव मान सकते हैं पूरा स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी का। ठीक है, ये है बात। अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म मेनली कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये थ्योरी का मूल विषय क्या है। देखिए, नाम से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर को लेके बात करता है। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है कोई भी एक फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, फिक्स्ड पैटर्न शब्द को समझिए। एक वर्ड मैंने कहा फिक्स्ड और दूसरा बात मैंने कहा पैटर्न। तो स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है। कैसा पैटर्न? जो पैटर्न फिक्स्ड है। ठीक है, जो एक तरीके का फॉर्मूला का तरह काम करेगा, जो एक तरीके का लॉ के तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये जो पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है स्ट्रक्चरलिज्म, या एक फॉर्मूलाइक या एक फिक्स्ड पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है, ये किस क्षेत्र में वो ढूंढने का कोशिश करता है, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म को हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली सब जगह। हाँ जी, सही सुने, सब जगह, एवरीवेयर वी कैन अप्लाई स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि
ह्यूमन बींग्स अपने हर तरीके का एक्सपीरियंस में पैटर्न, फिक्स पैटर्न का आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं या जो भी फील कर रहे हैं, हर कोई एक्सपीरियंस में हम लोग एक फिक्स्ड पैटर्न को ढूंढ सकते हैं और वही फिक्स्ड पैटर्न का हिसाब से हम लोग अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये है मेन आइडिया स्ट्रक्चरलिज्म का। तो पता चला। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म एक और चीज़ हम लोग को सिखाता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग को रिलेशनशिप का मायने में देखना चाहिए। मतलब पूरा हम लोग का जो कोई भी तरीके के, जो मैंने अभी बोला कि हम लोग जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये जो हम लोग का पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी चीज़ को हम लोग को इंडिविजुअली नहीं देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक मान लीजिए पेड़ को देख रहा हूँ, ठीक है, एक ट्री को देख रहा हूँ। अब वो ट्री को एक्सपीरियंस करने का या वो ट्री को समझने का, अंडरस्टैंड करने का, इंटरप्रेट करने का सही तरीका क्या होगा कि मैं उसको इंडिविजुअली या एलियनेटेड तरीके से ना देखूँ, ठीक है। अब मैं जो एक पेड़ देख रहा हूँ, जाहिर सा बात है पेड़ तो मेरा दिमाग में तो मतलब अपरूटेड हुआ होगा नहीं, ठीक है ना। कोई ना कोई जगह में, आइदर में कोई गार्डन में देख रहा हूँ या किसी का घर में देख रहा है या कोई जंगल में देख रहा हूँ, कोई ना कोई एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट तो है ना जहाँ पे वो पेड़ बैठा हुआ है। तो वो जो एनवायरनमेंट है उसमें रिलेशनशिप का हिसाब से मुझे देखना है। तो इसका मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक है कि मैं सिर्फ पेड़ को देख रहा हूँ और कुछ चीज़ को नहीं देख रहा हूँ, उस हिसाब से जो मुझको समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। एक दूसरा है कि मैं देख रहा हूँ कि पेड़ है कहाँ, ठीक है। क्या पेड़ जंगल में है, या फिर पेड़ क्या किसी का घर में लगा हुआ है, या कोई पार्क में है, या गार्डन में है, ठीक है। उसका आसपास का माहौल, परिवेश कैसा है, ठीक है। उस हिसाब से उसका एनवायरनमेंट, उसका चारों तरफ का वातावरण का हिसाब से जो पेड़ है उस लिहाज से रिलेट करके मैं अगर देखूं, तो ये जो दूसरा अप्रोच है ना, जो सिर्फ अलग से एक चीज़ को नहीं विचार करके उसका पारिपार्श्विक तौर का, मतलब उसका सराउंडिंग चीज़ है, उसका एनवायरनमेंट से उसको रिलेट करता है, ठीक है, फिर उसको विचार करता है। तो ये है स्ट्रक्चरलिस्ट सोच, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा रिलेशनशिप को मायने देता है, ना कि इंडिविजुअल क्वालिटी को, ठीक है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान को, ठीक है, कोई इंसान से मैं पहली बार मिल रहा हूं। तो एक है कि मैं सिर्फ उस इंसान को अलग से देखूं, वो उसका आसपास कौन है, वो किससे कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका बर्ताव कैसा है, या कोई मतलब स्कूल में या कॉलेज में या दोस्त ग्रुप में वो कैसा है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ उसमें, सिर्फ इंसान को अकेले देख रहा हूँ, उसका बेस में मैं उसको जज या इंटरप्रेट कर रहा हूँ, एक तरीका। और एक तरीका हुआ कि उस इंसान को मैं उसका चारों तरफ का कैसे, चारों तरफ का परिवेश में वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस हिसाब से उसको जज कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरा अप्रोच है ये होगा स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, ये होगा स्ट्रक्चरलिज्म का सही प्रयोग। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे उस इंसान को अकेला एक इंडिविजुअल या एक एलियनेटेड या एक डिफ्रेंशिएटेड, एक सेपरेटेड पार्ट की तरह से नहीं देख रहा हूँ। मैं उस इंसान को देख रहा हूँ पूरा एनवायरनमेंट का एक हिस्से के तौर में, कि इंसान अपना चारों तरफ का वातावरण में, चारों तरफ का ग्रुप में एक पार्ट है, उस हिसाब से मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये हो गया स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में हम लोग अब तक क्या समझे कि स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है, और स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा इंडिविजुअल क्वालिटी का द्वारा कोई चीज़ को सेपरेट करना को विश्वास नहीं रखता। वो हमेशा रिलेट करने में विश्वास रखता है कि कोई सिस्टम में कोई चीज़ है, उस हिसाब से, मतलब कोई चीज़ को नॉट एन इंडिविजुअल या एलियनेटेड चीज़ देखे, रादर उसको एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम देखे और उस हिसाब से कोई रिलेट करे। आया समझ में? अब आइए हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड कुछ बहुत फेमस टर्म्स है, बहुत ऑफ्टली यूज टर्म्स है, उस टर्म्स को अब लोग हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म है वो है साइन, ठीक है। ये देखिए साइन। अब साइन मतलब क्या? वो सिग्नेचर वाला साइन नहीं। साइन को ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। सॉशर ने इसको मतलब ये कंसेप्ट दिया था साइन का। उन्होंने कहा था कि साइन कुछ नहीं है, ये है लैंग्वेज का एक ऐसा हिस्सा, ठीक है ना, जो एक साउंड इमेज या फिर एक साउंड पैटर्न और एक कंसेप्ट का मिश्रण है। फिर से मैं बताता हूं, लैंग्वेज का एक ऐसा पार्ट
जो एक साउंड पैटर्न और एक कंसेप्ट का मिश्रण है। ठीक है, मतलब अब ये कोई वर्ड भी हो सकता है, कहीं पे कोई वर्ड लिखा हुआ है वो भी हो सकता है। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो भी हो सकता है। मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं चुप हूँ लेकिन कोई चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई चीज़ का सिग्नल मुझे मिल रहा हो, वो भी हो सकता है। बेसिकली कोई भी चीज़ जो हम लोगों को एक मीनिंग तक पहुंचाए, कोई भी चीज़ जो हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करे, जिसका कुछ सिग्निफिकेंस हो। ठीक है, अब साउंड पैटर्न और कंसेप्ट ये क्या हो गया कि जैसे एक वर्ड में आपको बता रहा, जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन अगर आप एकदम मेरे सीधे सामने होते तो एक्सप्लेनेशन ये डायरेक्ट साउंड आपका कान में जाता। ठीक है, या फिर मैं अगर एक्सप्लेनेशन लिख दूँ, मैं लिख ही देता हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे आपका टाइप कर दूँ एक्सप्लेनेशन, ये मैंने टाइप किया ना, क्योंकि मैं इसको सर्कल भी कर देता हूँ आपके लिए, अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने टाइप किया किया तो ये हो जाएगा आपका दोनों ही। अगर मैं एक्सप्लेनेशन ये अपना मुंह से बताता, ये साउंड आपका कान में जाता, ये भी आपका एक साइन है। और एक्सप्लेनेशन ये मैंने यहाँ टाइप कर दिया, आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ये भी एक साइन है। अब आप बताएंगे कि नहीं, अगर सुन रहे हैं तब तो वो साउंड पैटर्न है क्योंकि आवाज आ रहा है, लेकिन जो देख रहे हैं इसमें तो हम लोगों को कोई आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा, तब इसको कैसे साइन माने। मैंने अभी क्या कहा आपका कि अगर रियली भी आपको साउंड पैटर्न सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इफ यू कैन थिंक ऑफ इट, ठीक है ना, इफ यू कैन थिंक ऑफ इट। देखिए जैसे एक्सप्लेनेशन वर्ड आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग में एक साउंड पैटर्न आ रहा है कि नहीं, कि हाँ एक्सप्लेनेशन, आप मन ही मन में उच्चारण कर सकते हैं ना। तो चाहे आप सचमुच में उच्चारण करें, सचमुच में कोई साउंड आपका कान में आए, या फिर कोई साउंड के बारे आप सोच सके, तो भी वो साउंड पैटर्न कहलाएगा। साउंड पैटर्न या साउंड इमेज हो गया। अब ये एक कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये एक मीनिंग से रिलेटेड है। ये जो एक्सप्लेनेशन आप पढ़े या एक्सप्लेनेशन मेरे मुंह से आपका कान में सुनाई दिया, एक्सप्लेनेशन ये उच्चारण, तो ये साउंड पैटर्न हो गया। अब इसका ये सुन करके आपका दिमाग में कुछ आया कि नहीं, कुछ तो एक मतलब आपका दिमाग में जनरेट हुआ होगा ना, एक कंसेप्ट या मीनिंग आपका दिमाग में आया होगा ये सुनते समय कि एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, कोई भी चीज़ को एकदम डिटेल से समझना। जैसे मैं अभी आपको स्ट्रक्चरलिज्म डिटेल्स में समझा रहा हूँ, तो क्या कह सकता हूँ कि मैं स्ट्रक्चरलिज्म का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, है ना। तो तब क्या हो गया कि एक्सप्लेनेशन तब एक साइन हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है साउंड पैटर्न का और कंसेप्ट का। कंसेप्ट क्या हो गया? कंसेप्ट हो गया कि कोई चीज़ को डिटेल में बताना, पूरा पाई टू पाई बताना। और साउंड पैटर्न क्या हो गया? या तो एक्सप्लेनेशन, ये जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, कोई अगर सुन रहा है तो वो शब्द, या फिर मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख के रखा है, कोई पढ़ रहा है तो उसका दिमाग में जो साउंड पैटर्न है एक्सप्लेनेशन, वो वाला। ठीक है, अब समझते हैं इस साइन का है ना दो पार्ट रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिग्निफायर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सिग्निफाइड। यही हम लोग का नेक्स्ट टू टर्म्स, एक सिग्निफायर एक सिग्निफाइड। ओके, तो साइन को हम लोग बोल सकते हैं कि साइन दोनों चीजों से बन करके मिला हुआ है, सिग्निफायर सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या चीज है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, याद है कि एक साइन बनता है एक साउंड पैटर्न से और कंसेप्ट से। तो वो साउंड पैटर्न को हम लोग बोलेंगे सिग्निफायर, ठीक है ना, और वो जो कंसेप्ट है उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफाइड। फिर से एक बार बता देता हूं, साउंड पैटर्न है सिग्निफायर, कंसेप्ट है सिग्निफाइड। तो अगर मैं फिर से यही एक्सप्लेनेशन जो लिखा है इसी का मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो आप बताइए तो जरा कि एक्सप्लेनेशन अगर एक साइन है तो इसमें सिग्निफायर क्या है और सिग्निफाइड क्या है, जरा सोचिए। तो थोड़ा देर पॉज करके वीडियो को सोचिए, समझ में नहीं आए तो फिर रिज्यूम करके देखिएगा, ठीक है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन ये जो वर्ड, ये EXPLANATION, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये अगर आप विजुअली देख रहे हैं तो ये जो वर्ड दिख रहा है ये हो गया आपका सिग्निफायर। या फिर अगर आप सुन रहे हैं, मेरा बात को आप सुन रहे हैं, तो जैसे ही मैं ये एक्सप्लेनेशन, ये जो मैं साउंड, मेरे मुंह से साउंड निकल के आपका कान तक आ रही है, साउंड हो जाएगा सिग्निफायर। क्यों? क्योंकि एक साउंड पैटर्न है। ईदर यू कैन डायरेक्टली कंसीव दिस साउंड पैटर्न और यू कैन थिंक ऑफ दिस साउंड पैटर्न। ओके, तो ये हो गया सिग्निफायर, ठीक है। अब सिग्निफाइड क्या है? जो इसका कंसेप्ट है, इस साउंड पैटर्न आपका मन में जो कंसेप्ट या जो मीनिंग का जन्म देता है, ये साउंड पैटर्न देखते हुए या सुनते हुए, इसके बारे में सोचते हुए ही इमीडिएटली जो चीज आप समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है सिग्निफाइड। तो यहाँ सिग्निफाइड क्या होगा कि कोई चीज को डिटेल में पाई पाई करके बताना।
समझ में आ गया, ये है सिग्निफायर सिग्निफाइड दोनों मिला के होता है साइन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स में, लैंग एंड पेरोल। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, लैंग एंड पेरोल ये भी एक लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। सोशोर, ये भी फर्डिनेंड सोशोर ने ही अपना स्ट्रक्चरल लैंग्वेज में बोला है। क्या उन्होंने बोला है कि जब हम लोग कोई इंडिविजुअल पर्सन कुछ बोलते हैं, कुछ उच्चारण करते हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिकेट करते हैं, तो जो एक्चुअली हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं, ओके, आवर इंडिविजुअल अटरेंस, ओके, दैट इज कॉल्ड पेरोल। ठीक है, और लैंग क्या है? लैंग है आपका हम लोगों का दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल फिर से देता हूँ। जैसे मानिए कि मैं देख रहा हूँ किसी को, मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। अब रास्ता क्रॉस करते करते देख रहा हूँ कि मेरा सामने से अचानक से एक बाइक आ रहा है। ठीक है, अब ये बाइक को आते देखे, मैं देख रहा हूँ कि अभी ये इतना करीब आ गया कि मैं अगर अभी ही कुछ ना करूँ तो ये मुझे धक्का मार के चल जाएगा। ये है सिचुएशन। अब ये चीज़ देख करके मैं क्या बोलूँगा? मैं बाइक वाले को बोलूँगा ना, अरे रुको रुको, स्टॉप बोलूँगा ना, मैंने सबसे ये ऑटोमेटिक निकल के आएगा कि नहीं? अब ये जो मैंने बोला स्टॉप, बोला ना, ये है पेरोल। क्यों? क्योंकि दिस इज एन इंडिविजुअल अटरेंस। मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूं और मैं बोल रहा हूं स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया पेरोल। तब लैंग क्या था? लैंग था जो मेरे दिमाग में जो कंसेप्ट था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि ये बाइक इतना नज़दीक आ गया है, अभी मैं डेंजर में हूँ, मुझे अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा यहीं हो जाएगा एक्सीडेंट। ठीक है, तो मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना है, कुछ रिस्पॉन्ड देना है, खुद को बचाना है। ये जो थॉट, ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये जो मीनिंगफुल थिंग, ये जो रिस्पॉन्स मेरे दिमाग में आया, ठीक है, और यही दिमाग में जो मेरा रिस्पॉन्स आया, दिमाग में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग या जो मीनिंग आया, इसी को मैंने एग्जीक्यूट किया, इसी को मैंने दर्शाया। किस चीज का थ्रू? किस एक्शन का थ्रू? मुंह से ये स्टॉप आवाज निकाल के कि स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लंग। तो लंग क्या हुआ? जो मेरा दिमाग में, व्हाट इज इनहेरेंट इन ह्यूमन माइंड, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में कुछ इनहेरेंट सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, या कुछ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल, जो सब कोई का दिमाग में होता है, सेम चीज। ठीक है, एक कॉमन, एक सेम, एक बेसिक, एक यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ब्रेन में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, जिसका ऊपर बेसिस करके हम लोग कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं अपना अलग अलग। तो वो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है ना इनहेरेंट ह्यूमन ब्रेन में, उसको हम लोग बोलेंगे लंग। ठीक है, और उसका बेसिस में हम प्रत्येक आदमी अपना हिसाब से अलग अलग जो एक्चुअल रिस्पॉन्स निकालेगा, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करेगा, उसको बोला जाएगा पेरोल। तब अब आप लोग बोलिएगा, तब ऐसा क्या हो सकता है? क्या सेम लैंग के लिए अलग अलग पैरोल हो? जी जरूर हो सकता है। मैं यही एक्सीडेंट का एग्जांपल देखिए आपको बताता हूँ। जैसे मानिए यहाँ मैं अगर बोला कि सेम सिचुएशन है, ठीक है, सेम सिचुएशन में मान लीजिए कि दो तीन अलग अलग आदमी पड़े हैं। अब मैं जैसे बोला, अब दिमाग में तो सबका सेम ही चीज़ आ रहा है ना। कोई अगर बाइक आ रहा है, कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, बाइक सामने आ गया, तो ये चीज़ देख के दिमाग में अवश्य, कोई भी इंसान का दिमाग में ये तो नहीं होगा, अरे भैया बाइक सामने आ गया, देखिए तो जरा इसका मॉडल कितना है, बहुत चकचका रहा है आईना, ठीक है, ज़रा बाइक वाला को रुक के पूछा है तो भैया कितने में खरीदे। ये आइडिया किसी का दिमाग में आएगा? कोई इंसान के दिमाग में आएगा? किसी का नहीं आएगा ना। सबका दिमाग में तो यही कॉमन आइडिया आएगा कि अब मेरा मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है, बाइक इतना जल्दी आ गया, मेरा को ये उड़ा देगा, तो मुझे जल्दी से जल्दी बचने के लिए कुछ करना है, रेजिस्ट करना है। यही कॉमन आइडिया करना आएगा। तो लैंग तो सबके लिए एक होगा, लेकिन पेरोल भले अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला स्टॉप, तो मेरे दिमाग में ये जो डेंजर वाला आइडिया था, इसको मैंने एग्जीक्यूट कैसे किया? स्टॉप बोल करके, ठीक है, स्टॉप। दूसरा आदमी ये भी बोल सकता था कि सेव मी, या बचाओ, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि मैंने स्टॉप बोला तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, और उसने बचाओ बोला तो उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। दिमाग में दोनों का सेम ही चीज़ था कि डेंजर है और खुद को बचाना है। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस, मेरे दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? स्टॉप बोल करके। कोई दूसरा व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं अपने दिमाग में जो चल रहा है इसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? बचाओ बोल के। तो स्टॉप जो मैंने बोला ये हो गया मेरा पेरोल, बचाओ जो उसने बोला वो हो गया उसका पेरोल। तो पेरोल अलग अलग होना स्वाभाविक है, बिकॉज दिस इज इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल दूसरा इंडिविजुअल से वैरी करता है, एक पर्सन दूसरा पर्सन से अलग होता है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से अलग होता है। इसीलिए पेरोल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्यों?
क्योंकि एक व्यक्ति कैसे अपना मन में जो चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करेगा वो डिपेंड करता है उसका कल्चर का ऊपर, उसका मतलब कंपनी के ऊपर कि वो कैसा हालात में बड़ा हुआ है, उसका उठना बैठना किसके साथ है, उसका लैंग्वेज के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर, उसका सोसाइटी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक पर्सन का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। और क्योंकि हर व्यक्ति का ये चीज़ डिपेंड अलग होता है, कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेटस, कोई ना कोई ऐसा तो नहीं होता ना कि हर चीज़ एकदम सबका सेम सेम, कुछ ना कुछ पॉइंट तो डिफरेंट रहता ही है। तो क्योंकि हर व्यक्ति डिफर करता है इस पॉइंट में, इसलिए हर व्यक्ति का एग्जीक्यूशन का तरीका भी अलग अलग होता है, इसलिए पैरोल भी अलग अलग होता है। समझ में आ गया लैंग और पैरोल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, कॉम्पिटेंस। अच्छा, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस भी कुछ यही है, कुछ यही मतलब एग्जैक्टली यही है, बस डिफरेंस ये है कि इस मतलब कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस ये वाला आइडिया दिया था नोआम चॉम्स्की ने। ठीक है, नोआम चॉम्स्की भी एक बहुत ही बड़े दर्जे का लिंग्विस्ट है। ठीक है, उन्होंने भी एकदम सेम चीज़ बताया, बस वर्ड डिफरेंट यूज़ किया। उन्होंने भी बताया कि जो ह्यूमन ब्रेन में जो इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग है वो है कॉम्पिटेंस। ठीक है, मतलब जो सोश्योर के लिए जो लैंग था वही चॉम्स्की के लिए बन गया कॉम्पिटेंस। सेम आइडिया है, कुछ फर्क नहीं है। और चॉम्स्की ने बोला कि वो आदमी, इंडिविजुअल आदमी जैसे उसको दर्शाता है, जैसे उसको एग्जीक्यूट करता है अपना हिसाब से, उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस, क्योंकि वो परफॉर्म करके दिखा रहा अपना अंदर का मतलब जो भी मन में चल रहा है उसको, तो परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस तब सोश्योर का भाषा में क्या हो गया, पेरोल। तो सोश्योर ने पेरोल बोला, चॉम्स्की ने परफॉर्मेंस बोला, बात एक ही है। सोश्योर ने लैंग बोला और चॉम्स्की ने कॉम्पिटेंस बोला, बात एक ही है। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसका तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है सिंक्रोनिक एंड डायाक्रॉनिक। ठीक है, सिंक्रोनिक और डायाक्रॉनिक ये भी दोनों एक पेयर में है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो क्रॉनिक शब्द है ना, क्रॉनिक शब्द एक वर्ड से आया, रूट वर्ड से आया क्रोनस, क्रोनस यानी टाइम, समय। ठीक है, अब सिंक्रोनिक यानी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक समय में, कोई एक निर्दिष्ट समय में, इसका मतलब होता है सिंक्रोनिक। डायाक्रॉनिक मतलब क्या होता है, डायाक्रॉनिक मतलब थ्रू डिफरेंट टाइम्स, विभिन्न अलग अलग समय का थ्रू। ठीक है, अब सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक है क्या, दीज टू आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू एनालाइज एंड स्टडी अ लैंग्वेज। ओके, कोई भी लैंग्वेज के बारे में एनालाइज करने के लिए, कोई भी लैंग्वेज के बारे में डिटेल समझने के लिए दो डिफरेंट अप्रोच है। इधर आप कोई लैंग्वेज को या कोई भी चीज़ को, कोई भी स्ट्रक्चरलिस्ट आप थॉट से, स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया दिमाग में लगे कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई भी चीज़ को आप इंटरप्रेट कर रहे हो, तो ये उसको लिए आपका दो तरीका है। या तो आप जो पॉइंट में, जो पॉइंट ऑफ टाइम में उसको देख रहे हैं, वही पॉइंट ऑफ टाइम का बेसिस में आप उसको एनालाइज करो। ठीक है, या फिर उसका पूरा हिस्ट्री आप निकालो कि एकदम शुरुआत से लेकर के आज तक उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो आप बैक ऑफ द माइंड रखो। मैं एक और इजी एग्जांपल से आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा एक जैसे चैट जीपीटी आजकल बहुत फेमस होकर रखा है, चैट जीपीटी। ठीक है, अब चैट जीपीटी के बारे अगर मैं इंटरप्रेट करने का कोशिश करूँ या अंडरस्टैंडिंग एक लेने का कोशिश करूँ, तो मैं एक सोच सकता हूँ कि चैट जीपीटी का आज का दिन, मतलब राइट नाउ चैट जीपीटी क्या है। ठीक है, अगर इस बेसिस में मैं चैट जीपीटी को एनालाइज करूँ या चैट जीपीटी को समझने की कोशिश करूँ कि अभी जो चैट जीपीटी का क्या क्या फीचर्स है, कैसे वो वर्क कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा सिंक्रोनिक अप्रोच, क्योंकि मैं ये एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में चैट जीपीटी को समझ रहा हूँ। और यही अगर मैं अब सोचने बैठ जाऊँ कि अच्छा ठीक है, चैट जीपीटी अभी तो ऐसा है, लेकिन क्या चैट जीपीटी से पहले ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ था, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे पहले नहीं था तो जब था तो तब क्या ऐसा कोई प्रयास करने का कोशिश किया गया था, या एआई का यूज़ पहले कैसा होता था, उससे ऐसा क्या क्लू मिला कि आज चैट जीपीटी डेवलप किया। तो ये अगर मैं सारा इतिहास घाटने बैठ जाऊं कि पहले क्या हुआ था, उससे क्या, उससे नेक्स्ट टाइम में कैसा हुआ, कैसे कैसे डेवलप होकर आज तक का चैट जीपीटी पहुंचा, इस थ्योरी को, इस इंफॉर्मेशन को मैं बैक ऑफ द माइंड रखे अगर चैट जीपीटी को एनालाइज या अंडरस्टैंड करूँ, तो वो हो जाएगा मेरा डायक्रॉनिक अप्रोच। समझ में आ गया। तो सिंक्रोनिक अप्रोच है कि कोई भी चीज़ को एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम का लिहाजे से उसका एनालाइज या उसका अंडरस्टैंडिंग लिया जाए, वो हो जाएगा सिंक्रोनिक। और डायाक्रॉनिक है कि उसका हिस्ट्री को लेकर के, पहले से लेकर के डिफरेंट टाइम पीरियड में कैसे वो विवर्तन हुआ, कैसे वो इवोल्यूशन हुआ, और फाइनली आज वो कहाँ खड़ा है, ये चीज़ को लेकर के। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका पेयर ऑफ टर्म्स है, वो है सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। अच्छा, अब सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक ये दोनों तरीके का रिलेशनशिप्स है। ठीक है, कैसे
एक इसका भी एक उदाहरण मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, तब आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। मैं एक सेंटेंस आपको दिखाता हूँ। द कैट इज ड्रिंकिंग, ठीक है, ये हो गया, मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, अंडरलाइन मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब इसमें क्या हुआ, ये एक सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में आपका 5 वर्ड है, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, 5 वर्ड है, ठीक है। अब सिंटैगमैटिक रिलेशनशिप मतलब क्या, कि एक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उनमें जो आपसी संबंध होता है। अब इस पूरा सेंटेंस को अगर मैं एक सिस्टम मानूं, तो इस सिस्टम का पार्ट क्या है, मतलब इस सेंटेंस का एक एक हिस्सा क्या है। सेंटेंस कौन चीज को लेकर के बना हुआ है, वर्ड्स को लेकर के बना हुआ है। तो ये जो 5 वर्ड है, ये सब एक एक पार्ट है ये पूरा सेंटेंस का, हुआ ना। तो ये पांचों वर्ड में जो आपसी रिश्ता होगा, जो इंटरलिंकिंग जो कनेक्शन या रिलेशन होगा, उसको हम लोग कहेंगे सिंटैगमैटिक रिलेशन। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, अब एक वर्ड मान लेते हैं कैट, ठीक है। अब कैट के साथ द का क्या रिलेशनशिप है, या कैट के साथ ड्रिंकिंग का क्या रिलेशनशिप है, या फिर मान लीजिए मिल्क के साथ इज का क्या रिलेशनशिप है। ये सब तरीके का रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे सिंटैगमैटिक। क्यों, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हैं, और इन वर्ड के साथ, एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड का, या एक वर्ड के साथ पूरा सेंटेंस का क्या संपर्क है, वो हम लोग निकाल रहे हैं। मतलब एक पूरा सिस्टम के अंदर जितना भी पार्ट है, पार्ट और सिस्टम का इंटरलिंकिंग कनेक्शन हम लोग ढूंढ रहे हैं, या वही सिस्टम का एक पार्ट के साथ वही सेम सिस्टम का दूसरा पार्ट का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये हो गया सिंटैगमैटिक, कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सेम सिस्टम। समझ में आ गया। अब पैराडिग्मेटिक क्या होता है। पैराडिग्मेटिक मैं आपको यहीं से एग्जांपल से समझा देता हूं। पैराडिग्मेटिक होता है, दिस इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि एक सिस्टम में, ठीक है, काफी सारा पार्ट लेके सिस्टम बना है। अब अगर मैं एक पार्ट को हटा करके या एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके वहीं सेम विशेषताएं वाला एक दूसरा पार्ट लगा दूं, तो ये दोनों का बीच में जो संबंध होगा ना, वो होगा आपका पैराडिग्मेटिक। तो पैराडिग्मेटिक क्या हो गया, कि मैं सेम कैटेगरी का एक सदस्य को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वही कैटेगरी का एक दूसरे सदस्य से। तो ये दोनों सदस्य में जो संपर्क होगा ना, वही होगा पैराडिग्मेटिक। जैसे मैं अगर कैट है ना, यहां मान लीजिए कैट। अब कैट क्या है, कैट है नाउन का एग्जाम्पल। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच मानूं तो कैट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, नाउन में आता है। तो मैं अगर कैट की जगह डॉग लगा दूं, द डॉग इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो भी तो ये सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, है कि नहीं। तो कैट की जगह मैंने जो डॉग लगा दिया, तो कैट और डॉग में जो रिलेशनशिप होगा वो होगा पैराडिग्मेटिक। क्यों, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैट भी है नाउन और डॉग भी है नाउन, और कैट की जगह में सब्स्टिट्यूट करके डॉग को लगा सकता हूं। तो ये हो गया पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। अब पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप हमेशा कैटेगरी सिलेक्ट करने में या कैटेगरी को डिफाइन करने में हेल्प करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज रहेगा कि मैं कौन सा वर्ड को या कौन सा पार्ट को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके कौन सा पार्ट यूज कर सकता हूं, तब आप उसका जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर है ना, उसको समझ सकेंगे कि जरूर अगर मैं कोई पार्ट को हटा करके उसका जगह कोई दूसरा पार्ट दे रहा हूं, फिर भी मेरा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरूर ये जो दो पार्ट में यूज करो, मतलब एक पार्ट को हटा करके जो दूसरा पार्ट को डालो, वो दोनों में जरूर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगा, जरूर वो दोनों एक सेम हिडन स्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होंगे, है ना। तो ये हो गया, तो ये आपको कैटेगरी का एहसास दिलाएगा, मतलब जरूर वो दोनों पार्ट एक सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कैटेगरी का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, ग्रुप का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम लोगों को मदद कौन करता है, पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। और सिंटैगमैटिक रिलेशनशिप हमको किस चीज में मदद करता है, सिंटैक्स का आइडिया लेने में। सिंटैक्स यानी एक फॉर्मूला या एक ऑर्डर या एक स्ट्रक्चर। ये एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस को बनाना कैसे है, ठीक है। जैसे मुझे पता चल गया, अगर मुझे पता रहे कि कैट का साथ ड्रिंकिंग का क्या संबंध है, कैसे उसको अरेंज करना है, तो सिंटैगमैटिक रिलेशनशिप में हमेशा अरेंजमेंट या सिंटैक्स का
नॉलेज हम लोग को देता है। जैसे पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप कैटेगरी का नॉलेज देता है, ग्रुप का नॉलेज देता है, वैसे ही सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप अरेंजमेंट का या सिंटैक्स का नॉलेज देता है। यही अगर किसी व्यक्ति को सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप समझ में नहीं आए तो वो द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क की जगह ये लिख दे ही सकता है द मिल्क इज ड्रिंकिंग द कैट, क्योंकि वो तो पार्ट तो सेम रख रहा है। उसको जो पता है कि मेरे सामने सिस्टम है कि 5 वर्ड दिया गया है, 5 वर्ड को सजा करके तो सिस्टम बनाना है, वो कोई भी तरीके से सजा देगा अगर उसको सिंटैग्मेटिक रिलेशन नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक हो गया अरेंजमेंट वाला बात, और पैराडिग्मेटिक अरेंजमेंट इन द सेम सिस्टम, और पैराडिग्मेटिक वाला सब्स्टिट्यूशन विद इन द सेम कैटेगरी। आया समझ में? अब हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट और द लास्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, दैट इज टेक्स्ट, इंटरटेक्स्ट और मेटाटेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट क्या होता है? देखिए, टेक्स्ट मतलब जो हम लोग समझते हैं कि कोई पोएम या कोई प्रोज या फिर कोई ड्रामा या कोई नॉवेल जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग टेक्स्ट बुक, हम लोग बोलते हैं ना, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक बोलते हैं ना। तो वो टेक्स्ट सिर्फ नहीं, जाहिर सी बात है वो टेक्स्ट भी यहाँ पे आ रहा है उसका मतलब में, लेकिन सिर्फ किताब नहीं, किताब छोड़कर भी बहुत और भी चीज़ टेक्स्ट में आता है। टेक्स्ट यानी क्या? ऐसा कोई भी चीज़ जो एक मीनिंग का जन्म दे। कोई भी चीज़ जिसको आप अगर परसीव करो, जिसको अगर आप अंडरस्टैंड करो, जिसको अगर आप फील करो, तो आपका मन में एक कंसेप्ट या एक मीनिंग का उद्रेक हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको एक सायरन का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ना सायरन का आवाज़, या फिर मान लो एम्बुलेंस का आवाज़ सुनाई दे रहा है, आपको एम्बुलेंस दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो आवाज़ जैसे ही आप सुनोगे एम्बुलेंस का आवाज़, आप तुरंत क्या समझ जाओगे कि ज़रूर कोई एम्बुलेंस कोई इमरजेंसी से लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे यह एम्बुलेंस का आवाज़ भी एज ए टेक्स्ट काम करेगा। क्यों एज ए टेक्स्ट काम करेगा? क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक मीनिंग तक पहुँचा रहा, या जो आपको एक कहा जाए तो एक कंसेप्ट तक पहुँचा रहा। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट। तो कोई भी ऐसा चीज़ को आप टेक्स्ट मान सकते हो। हालांकि ये थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है टेक्स्ट का। जब एकदम पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म में टेक्स्ट था वो जनरली लिटरेरी टेक्स्ट में ही सीमित था। ये जो मैं टेक्स्ट अभी आपको डेफिनेशन दिया ये बाद में आया, कहा जाए तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एक तरीके से डेफिनेशन है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक और दूसरा थ्योरी है, उसको कभी दूसरा वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म से वो मतलब पैदा हुआ है, उसी का एक दूसरा वर्जन है, तो और रिफाइंड वर्जन है। ठीक है, उसके बारे में कभी दूसरा वीडियो में आलोचना करेंगे। तो मेन जो एक्चुअली पहला टेक्स्ट का कंसेप्ट था वो लिटरेरी टेक्स्ट ही बेसिकली था, या ऐसा कोई कंसेप्ट जो आपका एक फिक्स्ड ग्रुप में फिट हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फूड, ठीक है ना, कोई फूड आइटम या कोई फूड रेसिपी, तो उसको भी आप टेक्स्ट मान सकते हैं अगर वो एक सेट पैटर्न को या सेट स्ट्रक्चर को फॉलो करे। सेट स्ट्रक्चर क्या है? फूड रेसिपी का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है ना, कि कोई एक फूड आइटम को कैसे बनाना है, उसका जो इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट है कि पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो। तो स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी का कलेक्शन या उसी का एक तरीके से एक साथ कॉम्बिनेशन को बोला जाता है फूड रेसिपी। ये हो गया मतलब स्ट्रक्चर। तो रेसिपी का स्ट्रक्चर क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। तो अगर कोई ऐसा चीज़ मतलब कोई भी खाना बनाने का या कोई भी चीज़ बनाने के लिए अगर ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया गया, तब बस उसी को रेसिपी वाला टेक्स्ट माना जाएगा। ये था पहला आपका मतलब डेफिनेशन टेक्स्ट का, कि टेक्स्ट होने के लिए एक फिक्स्ड रूल को फॉलो करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड कैटेगरी का अंतर्गत होना होगा। वो रूल को फॉलो करके और वो कैटेगरी का अंतर्गत होके जो भी चीज़ मीनिंग देगा वही चीज़ को टेक्स्ट माना जाएगा। ठीक है ना। तब इंटरटेक्स्ट और मेटाटेक्स्ट क्या है? ये एक्चुअली ये इंटरटेक्स्ट और मेटाटेक्स्ट जो है ना, ये आपका क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस और रोलां बार्थेस, ये दोनों का एक कंसेप्ट है। ठीक है, ये दोनों ने इस दोनों विषय में काफ़ी हाईलाइट किए हैं। इंटरटेक्स्ट होता है कि ये बिलीव कि कोई भी टेक्स्ट है ना, उससे जो पिछला वाला टेक्स्ट है उससे प्रभावित होता है, और उससे जो अगला वाला टेक्स्ट है उसको प्रभावित करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक पोएम लिखने वाला है, ठीक है ना। अब पोएम लिखने के लिए आपका कंटेम्प्ररी जो पोएट्री का ट्रेडिशन है, ठीक है, या कंटेम्प्ररी हो या आपसे पहले जो पोएट्री का ट्रेडिशन है, उसका कुछ ना कुछ एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर रोमांटिक पोएट्री का आप बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है, या फिर मॉडर्न पोएट्री का बहुत बड़े भक्त है,
ठीक है। या अभी आपका कॉन्टेम्प्ररी टाइम में बहुत ज़्यादा मान लीजिए ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने का मतलब ट्रेंड उठा है, ठीक है, जस्ट मैं आपको मानने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं, जस्ट एक एग्जांपल। तो वो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप जो पोइम लिखने वाले हो उसमें भी पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ पोइम का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़, मान लीजिए आपको मूवी बनाना है, आपको वीडियो बनाना है, ठीक है, तो मान लीजिए आपको यूट्यूब का वीडियो ही शूट करना है, ठीक है। अब आपका कंटेम्प्रेरी जो लोग भी यूट्यूबर्स है, जो लोग भी वीडियो डाल रहे हैं, आपका थोड़ा सा पहले पहले जो लोग भी डाले हैं, तो उनका आइडिया, उनका सक्सेस आपको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब आप जो वीडियो डाले, आप जो पेंटिंग किया, आप जो रेसिपी बनाए, या आप जो मान लीजिए पोएम लिखे, अब आपके आने वाला जनरेशन को भी ये कोई ना कोई तरीके से इम्पैक्ट करेगा, ठीक जैसे आप इम्पैक्टेड हुए थे आपका कंटेम्प्ररी और पिछले जनरेशन से। तब क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है, आप जो टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो, वो आपसे पिछले वाला टेक्स्ट से प्रभावित हो रहा है, और आपका अगला वाला टेक्स्ट को, कमिंग टेक्स्ट को प्रभावित कर रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है इंटर टेक्स्ट, यानी दोनों टेक्स्ट का बीच में स्थित हुआ टेक्स्ट, ठीक है। मेटा टेक्स्ट क्या होता है? मेटा टेक्स्ट होता है ऐसा एक टेक्स्ट जो कोई दूसरा टेक्स्ट को एनालाइज करे, या कोई दूसरा टेक्स्ट के ऊपर कमेंट करे कि हाँ ये टेक्स्ट ऐसा है, वैसा है, इसका डिटेल्स ये है, ऐसा तरीके का चीज को बोला जाता है मेटा टेक्स्ट। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। जैसे मान लिया कोई किसी ने पोएम लिखा, किसी ने नॉवेल लिखा, किसी ने ड्रामा लिखा, लिटरेरी क्रिटिक्स क्या करते हैं? उसको पाई टू पाई पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं अपना हिसाब से, उसका कुछ गुड एंड बैड रिव्यू देते हैं। तो ये हो गया रिव्यू या क्रिटिसिज्म, ये सब हो गया मेटा टेक्स्ट, क्योंकि आप जो रिव्यू लिख रहे हैं या जो क्रिटिसिज्म जो आप कर रहे हैं, वो भी तो एक तरीके का टेक्स्ट है। और वो टेक्स्ट में आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे टेक्स्ट का ही आप मतलब निचोड़ निकाल रहे हैं, एक दूसरे टेक्स्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया मेटा टेक्स्ट। ओके, तो ये सारा था स्ट्रक्चरलिज्म का मेन की पॉइंट्स। आशा करते हैं आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी लिटरेरी थ्योरीज और क्रिटिसिज्म का वीडियो आने वाला है, तो वो आपसे मिस ना हो जाए। And if you find this video helpful, please like, share and comment, and keep supporting guys. Stay tuned.